चलिए, आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जलवायु एवं मृदा, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप लोग अच्छे से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। टॉपिक का नाम है जलवायु और मृदा। तो सबसे पहले समझेंगे कि जलवायु किसे कहते हैं और भारत में किस प्रकार की जलवायु है और बिहार की किस प्रकार की जलवायु, और फिर मिट्टी के बारे में हम लोग बिहार स्पेशली जो मिट्टी है किस किस प्रकार की मिट्टी है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हमने बस उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों को लिया है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जो बिहार है, ठीक है, तो बिहार के बारे में जो जानकारी आप लोग को पता भी होगा, अगर नहीं है तो जान लीजिए। सबसे पहले हम लोग भारत की बात करेंगे। तो भारत में किस प्रकार की जलवायु है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय, ठीक है। भारत में किस प्रकार की जलवायु है, तो उष्णकटिबंधीय। आप कहिएगा कि भारत तो शीतोष्ण का कुछ पार्ट में पड़ता है, उष्ण में भी पड़ता है। चूंकि आपको पता होगा भारत की जो अवस्थिति है वो आपका जो है विषुवत रेखा के उत्तर, यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में, आप कह सकते हैं पूरे ग्लोब पे उत्तरी गोलार्ध में भारत है। और जो जो हम लोग ध्रुव की ओर बढ़ते हैं त्यों तो आपका जो है जलवायु क्या होगा कि ठंडा होते जाता है। यहाँ पे जो है 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में जो जलवायु होगी वह उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। और फिर उसके ऊपर जब आप जाते हैं धीरे धीरे ऊपर ध्रुव की ओर तो शीतोष्ण हो जाता है 66.5 डिग्री तक। और फिर 66.5 डिग्री से जब आप ऊपर जाते हैं 90 डिग्री तक तो वो शीत कटिबंध में आ जाता है। तो भारत की अवस्थिति जो है कुछ पार्ट जो है आपका उष्ण कटिबंध में है, मैक्सिमम पार्ट, और कुछ पार्ट जो है शीतोष्ण कटिबंध में भी आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ओवरऑल हम लोग इसको उष्ण कटिबंधीय टाइप का ही बोलते हैं, क्योंकि इस साइड उत्तर में हिमालय है जो कि उधर से साइबेरियन जो हवा है, ठंडी हवा आने से रोक देता है। और फिर जो ये पार्ट है हिंद महासागर और अरब महासागर से उठने वाला जो वाष्प है, जलवायु है, वही आकर के आपको पूरे दक्षिण पश्चिम मानसून जिसको हम लोग बोलते हैं, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही पूरे भारत में आपको वर्षा होती है, जो कि प्रथम सप्ताह के जून मंथ में केरल के तट पे जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून आ जाता है, ठीक है। वही आगे चल करके बिहार भी आता है। कुछ जो बिहार में खास करके जो आपका बंगाल की खाड़ी में जो जलवायु बनती है, जो वाष्प बनता है, उससे भी वर्षा होता है। तो ये दोनों लेकर के हम लोग आज ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार का जो जलवायु है वो किस प्रकार का जलवायु। तो भारत का भी जलवायु उपोष्ण है और बिहार का भी उपोष्ण ही जलवायु है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बिहार की जलवायु को हम लोग मानसूनी कहते हैं, भारत की भी जलवायु को मानसूनी कहा जाता है। मानसून शब्द आपको पता होगा कि मौसम शब्द से बना है, जो कि अरबी शब्द है जिसका अर्थ ही होता है मौसम, ठीक है। तो मौसम से ही मानसून बना है। और कहिएगा कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, तो मौसम आपका 2 से 3 मंथ में आपका बदल जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन 15 से 30 वर्षों का जो कहिएगा कि एक लंबा जो जिस तरीका का जो मौसम होता है वही जलवायु के रूप में जाना जाता है। अगर 30 वर्षों तक का अगर देखा जाए ओवरऑल औसतन किस प्रकार का मौसम रहता है तो उसको हम लोग जलवायु के अंतर्गत रख देते हैं। तो जल और वायु से मिलकर बना है जलवायु, जल और वायु से मिलकर के बना है। और जलवायु शब्द से ही क्लियर हो रहा होगा कि जल के साथ वायु या वायु के साथ जल। आप जो सांस ले रहे हैं इसमें भी जल की मात्रा है। अगर इसमें जल नहीं होगा तो आप इसको सांस ले ही नहीं सकते, ले ही नहीं पाएंगे। आपकी जो नाक की नलियां हैं वो सूखने लगेगी, शुष्क हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जल की मात्रा रहना बहुत जरूरी होता है। इसी यही कारण है कि अटकामा मरुस्थल में लोग जिंदा नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वहां पे जल की मात्रा जो वायु में नहीं होगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो आप वायु देखते हैं उसमें ऑलरेडी जल की मात्रा रहती है। अगर आपको इसको जांचना है तो आप क्या कीजिए, एक फ्रिज से कोई भी पानी का बोतल रख दीजिए ठंडा, और बाहर में देखिएगा कि फिर फ्रिज का जो बोतल आपने रखा है उसके ऊपर क्या होता है, बूंद बूंद पानी का जमा हो जाता है। वो बूंद जो है वो क्या है, जो कि आपके वातावरण में वायु था वही संघनित होकर ठंडा होकर के बूंद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यही क्रिया आपका जो है पूरे धरातल पे जल चक्र, जो वाष्प चक्र आप लोग पढ़ते हैं, जो जल चक्र की क्रिया होती है,
जल चक्र की क्रिया, जिसमें कि समुद्र से जल वाष्पित होकर के वेपर होके संघनित होके बादल बनता है। फिर बादल फिर हिमालय या पहाड़ चोटियों से टकराता है, खास करके बिहार में तो हिमालय से टकराएगा, या भारत में भी हिमालय की चोटियों से टकराएगा, और फिर जो है आपको भारी वर्षा करवाता है। ठीक है, तो यही आपका क्या है कि जलवायु है। तो बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, आपको पता होगा, और कर्क रेखा से 8 राज्य गुजरते हैं, ये भी आपको जानकारी होगा, जिसमें कि आपका बगल का जो पड़ोसी राज्य है झारखंड, वो भी है जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो चूंकि बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में है और पश्चिम भाग में, ठीक है, इसके पश्चिम भाग में क्या होगा कि अर्ध शुष्क जलवायु होगा, जो कि यूपी वाला एरिया है, यहाँ पे अर्ध शुष्क जलवायु होगा। वहीं अगर इसकी पूर्वी पार्ट को देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे आपका किशनगंज वगैरह का जो एरिया है, तो यहाँ पे जो बारिश भी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के नजदीक होने के कारण जो चक्रवाती तूफान हो या मानसून जो बंगाल की खाड़ी में बनता है, वो इस एरिया में जाकर के भारी वर्षा करवाती है। जिस कारण से, क्योंकि यहाँ से समुद्र नजदीक होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे जलवायु ज्यादा, इसमें जो वायु होता है उसमें जल की मात्रा ज्यादा होती है, तो उसको हम लोग आर्द्र जलवायु कहते हैं। तो पूर्वी, चूंकि बंगाल के बगल में है, और यहीं पे बंगाल की खाड़ी भी है, जहाँ पे जाकर के आपको पता होगा गंगा नदी भी जो है, यहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा भी है, तो वहीं पे गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो आर्द्र जलवायु क्यों है पूर्वी बिहार में, ये भी समझ गए होंगे। और आपका जो पश्चिमी एरिया है बिहार का, वो क्या है, अर्ध शुष्क जलवायु, पूरा शुष्क भी नहीं है, लेकिन क्या है, अर्ध शुष्क जलवायु है। तो पूछ सकता है कि इनमें से किस जिला में जो है आर्द्र जलवायु है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इधर कौन सा जिला है। ये आपको अच्छे से, अगर आप बिहार स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं तो एक मैप रखिएगा निश्चित रूप से, और कौन सा जिला किस एरिया में है उससे भी आप क्वेश्चन बन सकता है। तो एग्जाम की रात में कम से कम सारे जिला को आप जरूर देख के जाइएगा, कौन सा जिला किस क्षेत्र में है, और वहाँ का, उसी के आधार पर आप वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जलवायु, वहाँ का बहुत सारा जो भौगोलिक जो भी टॉपिक है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो कई बार आपको ये फायदा करता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट, जो क्या क्या बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो बिहार के जलवायु को जो प्रभावित करते हैं वो कारक कौन कौन से। सबसे पहला कारक आपको हमने बताया कि बंगाल की खाड़ी से निकटता। बिहार जो है वो बंगाल की खाड़ी से निकट है, जिस कारण से आपके पूर्वी बिहार में क्या है कि आपका आर्द्र जलवायु देखने को मिलता है। और बिहार में औसतन वर्षा भी आपको 120 सेंटीमीटर लगभग होती है। उसके पीछे रीजन है कि बंगाल से सटा हुआ पार्ट है। और दक्षिण पश्चिम मानसून से भी बिहार में वर्षा होती है। उत्तर में हिमालय की उपस्थिति, और जितने भी बादल होंगे संघनित होकर जाएंगे तो हिमालय से टकरा करके बिहार में बारिश करवाएंगे, और इसीलिए आपका जो भारी वर्षा किशनगंज की तरफ जो है आपका भारी वर्षा होती है, पूर्वी बिहार का पार्ट है। उसके बाद दक्षिण में पठार और पहाड़ी भी जो है यहाँ पे इसके जलवायु को प्रभावित करता है। काल बैसाखी, अब ये कहिएगा ये क्या होता है, तो गर्मी के महीना में लगभग मार्च से मई के दौरान आप देखेंगे, मई से जून के बीच में आप देखेंगे कि बंगाल और बिहार के क्षेत्र में जो है आंधी तूफान वाला जो मौसम रहता है, हवाएं चलती है, उसी को क्या कहा जाता है, बंगाल और बिहार में काल बैसाखी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है ग्रीष्मकालीन तूफान भी बिहार में आते ही रहते हैं। चक्रवाती तूफान का भी प्रभाव, जब उड़ीसा के तट पे जब चक्रवाती तूफान बनता है, आता है, तो बिहार को भी प्रभावित करता है। साथ साथ ग्रीष्म के महीने में, गर्मी के महीने में बिहार में लू भी चलता है। ठीक है, जो कि आप देखेंगे कि 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है गर्म हवा चल रही है गर्मी के महीने में। अभी हम लोग मौसम जब पढ़ेंगे, जो ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें ये सब चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता। आपको हमने बताया कि बिहार का जो जलवायु है कहीं ना कहीं दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्रभावित है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे ये भारत है, तो भारत में जो जून के मंथ में जो है आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून जो है दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि अरब सागर, हिंद महासागर से उठ करके आती है। क्योंकि अब ये सब भी कहिएगा इधर से इधर क्यों ही आती है, क्या रीजन है, तो इसके कई रीजन है जो कि आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। ठीक है, तो पृथ्वी का जो घूर्णन गति है वो भी डिपेंड करता है। फिर आपका क्या होता है कि जलवायु किधर से किधर जाएगा, तो आप स्वाभाविक सी बात है कि गर्मी के मौसम में क्या होता है कि जो भी विषुवत रेखा पे स्थित है या कर्क रेखा के नजदीक है, वहां टेम्परेचर ज्यादा पड़ेगा, तो समुद्र का भी पार्ट है, गर्मी ज्यादा होगा। तो क्या होता है
कि ये जो धरातल वाला पार्ट है वो जल्दी गर्म होगा, जल का पार्ट थोड़ा लेट से गर्म होता है और लेट से ठंडा भी होता है। तो दिन में क्या होगा कि ये धरातल का जो एरिया वो जल्दी गर्म होगा, जल्दी जब गर्म होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो वायु हल्का होगा ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे निम्न दाब बन जाएगा, और यही निम्न दाब को भरने के लिए जो इधर से जो वायु जलवाष्प लेकर के आएगा और यहाँ पे जो है जो खाली स्थान उसको भरने का प्रयास करेगा। तो दिन के समय में आपका जो समीर जो हवा की गति है वो आपका किधर से किधर हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम से आपके उत्तर पूर्व की ओर ये बढ़ना शुरू कर देता है। और ये खास करके गर्मियों, इसलिए गर्मी में ही आपका बारिश जो होता है जून जुलाई में आ जाता है बारिश, ठीक है। तो ये कारण होता है। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून आता है और पूरे भारत में वर्षा कराता है, ठीक है। तो बिहार का भी पार्ट है, उसमें भी दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। साथ साथ बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान और मानसून जो जलवायु है उससे भी बिहार में वर्षा होती है। इसीलिए हमने सबसे पहले क्या लिखा है, बंगाल की खाड़ी से निकटता, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट, जलवायु का विभाजन, ठीक है। जलवायु का विभाजन देखिए ये एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए मैं आपको ज़्यादा नहीं उलझाऊंगा इन सब टॉपिक में, मेन जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए पढ़ाता सब कोई है, हम भी पढ़ा रहे हैं, तो अंतर होना चाहिए, एक अनुभव दिखना चाहिए आप में कहाँ से क्वेश्चन। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहते, ठीक है। और मैं बहुत ही सीमित पढ़ाता हूँ, लिमिट मात्रा में पढ़ाता हूँ जितना आपको जरूरत है। मैं डायरेक्ट मैं जानता हूं जलवायु से जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 2-3 तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वही बार बार पूछा गया, उसके बाहर आज तक ना गया है ना जाएगा, ठीक है। एक सबसे महत्वपूर्ण है जलवायु का विभाजन, क्योंकि जो भूगोलविद हुए हैं उन्होंने पूरे विश्व के जलवायु को बांटा है, उसी प्रकार से भारत के जलवायु को बांटा है, फिर बिहार के भी जलवायु को बांटा है। उसी में एक भूगोलवेता है, उनका नाम है कॉपेन। कॉपेन ने जो उत्तरी बिहार है उसको CWG टाइप का जलवायु के रूप में, जैसे मान चलिए ये अगर बिहार बना ले तो ये ऊपर वाला जो एरिया है उत्तरी बिहार, इसको CWG का, CWG। अब इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए अब याद रखिए जी, बाकी CW, ठीक है, CW तो कॉमन ही है, लगभग C तो सब में यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ पे C तो याद रहेगा आपको, ठीक है। WG, जी फॉर याद रखिए ग्रेट हिमालय, जी से ग्रेट हिमालय किधर है तो उत्तर साइड में है, तो आप समझ जाइएगा कि उत्तरी बिहार जो है आपका CWG टाइप का, या ग्रेट हिमालय याद रखिए, ठीक है। जी से कुछ भी आप दिमाग में सोच सकते, तो CWG टाइप का जो है जलवायु कहाँ पे है, तो आपके उत्तर बिहार में, ठीक है। ग्रेट हिमालय जो कि शिवालिक पार्ट जो है आपके बिहार हिमालय का ही पार्ट है और हिमालय में ही ग्रेट हिमालय है, तो उत्तर वाला हम लोग CWG जलवायु याद रखेंगे, कई बार पूछा उत्तर बिहार वाला, ठीक है, कॉपेन के अनुसार याद रखिएगा। उसके बाद जो है दक्षिण बिहार में आपका AW टाइप का जलवायु, दक्षिण बिहार में कैसा है तो याद रखिएगा AW टाइप का जलवायु, ठीक है। वही थार्नथ्वेट जिन्होंने बोला है उत्तर का जो संकीर्ण क्षेत्र है वहां CBW, यानी जो पहाड़ी एरिया है, जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो बिहार का जो उत्तर वाला पार्ट है, ये वाला जो एरिया है वो CB-W टाइप का है। वहीं बाद बाकी जो मैक्सिमम एरिया है CA-W है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे त्रिवार्था है, उत्तरी बिहार को CA-W के रूप में, वहीं दक्षिण बिहार को AW के रूप में माना है, ठीक है। तो मेन रूप से आपको कॉपेन वाला पूछते रहता है, उत्तर बिहार CWG टाइप का है और उसके बाद AW टाइप का आपका दक्षिण बिहार का है। उसी प्रकार से आपका थार्नथ्वेट है सेकेंड नंबर पे, तो CB-W और बिहार का अधिकांश भाग जो कि CA-W का है। वहीं उत्तर बिहार को देखा जाए तो उत्तर बिहार में आपका जो है त्रिवार्था के अनुसार CA-W टाइप का है और दक्षिण बिहार का AW टाइप का, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा आपको 1-2 बार लिखना होगा, याद करना होगा। कॉपेन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CWG और AW, ठीक है। अगर थार्नथ्वेट बोल दिया तो इसी में आपको केवल B आया है, बाद बाकी CA-W। देखिए AW तो आप याद रख सकते, तीनों ने जो दक्षिण बिहार का पार्ट है या मैक्सिमम को AW तो रखा ही है, ठीक है।
तो AW तो आपको याद रहेगा, AW, ठीक है। यहाँ पे थानथ्वेट थोड़ा सा, चूंकि वो मैक्सिमम पार्ट कर दिया अधिकांश भाग, तो सी भी डाल दिया है। बाकी ये दोनों आपका कोपेन और टिवार्था जो है AW ही बताया है, ठीक है। AW तीनों बताया है, लेकिन चूंकि इसने क्या किया है कि बिहार का जो बंटवारा जो है ना, नॉर्थ और साउथ में नहीं किया, ये केवल क्या है, उत्तर का संकीर्ण एरिया जो हिमालय का पर्वत पादीय क्षेत्र है उसको केवल उसने CB-W बताया, बाद बाकी इसको CA-W के रूप में। तो AW तो सब ने बताया है। तो अगर आपको दक्षिण बिहार पूछ दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी CW, CB-W, CW आपको सब में दिख रहा है, ठीक है। थानथ्वेट में B दिख रहा है, इसमें आपको G दिख रहा है, बस ये याद रखिएगा। बाकी इसमें 8 दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको 2-4 बार इसको देखना होगा। और ये कहिएगा ये है क्या, तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से बहुत डीपली जो लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी, तो आपको यहाँ पे रिसर्च करने नहीं आए हैं आप लोग, केवल एग्जाम निकल जाए ये उद्देश्य होना चाहिए, और ये सफिशियंट है। बस आप याद रखिए इसको, ज्यादा इसके लिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये सब जलवायु का प्रकार है, CWG टाइप का, CB-W टाइप का, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए बिहार में कितने जलवायु मौसम या ऋतु जो है, कितने प्रकार की ऋतु है, तो याद रखिएगा बिहार में जो है 3 प्रकार की ऋतुएं हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ग्रीष्म ऋतु, जो कि आपका मार्च से मध्य जून तक चलता है। मार्च से मध्य जून तक जो ऋतु है बिहार में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो धूल भरी आंधियां चलती है गर्मी के महीना में, और ये लगभग 8 से लगभग 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलता है, ठीक है। बहुत ही शुष्क होता है, गर्म होता है, इसके चपेट में आने से लोग बीमार हो जाते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है। तो धूल भरी आंधियां जो गर्मी मौसम में चलता है उसको लू कहा जाता है। और सबसे ज्यादा गर्म जिला अगर बिहार का है तो ये औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है गया का। सबसे ज्यादा गर्म जगह गया है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। वर्षा ऋतु से पहले तरित झंझाओं के कारण होने वाले बौछार जो होते हैं, वर्षा ऋतु से पहले तरित झंझाओं के कारण जो वर्षा होती है बिहार में, उसको आम्र बौछार कहते हैं, ठीक है। आम्र बौछार, चूंकि वो उससे क्या होते हैं कि आम्र बौछार इसलिए कहा जाता है कि आम के जो वो कली होते हैं ना, आम जिससे होता है वो उसमें झड़ जाता है, तो आम्र बौछार के नाम से भी इसको जाना जाता है। पछुआ हवा मंजर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको बरसात से पहले होता है, जो तरित झंझाओं के कारण होता है, उसी को हम लोग आम्र बौछार कहते हैं। गर्मी के महीना में ही होता है, ठीक है। ये जो वर्षा होगा, कई बार गर्मी में बहुत शुरुआत में ही वर्षा हो जाती है, तो ये आम्र बौछार होता है। पछुआ हवा के स्थान पर उत्तर और दक्षिण हवा ले लेती है, ठीक है। आपको पता होगा जो स्थानीय पवने हैं पछुआ, यानी जो पश्चिम साइड से आया उसको पछुआ बोलेंगे, ठीक है। तो उसके जो पश्चिम साइड से बिहार में जो हवा आएगा, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण हवा ले लेगा, यानी उत्तर से हवा का रूप हो जाएगा और दक्षिण से हवा का रूप हो जाएगा, ठीक है। और जब आपका जो है ये हवा जब चलेगा उत्तर और दक्षिण के साइड से, तो इसी को हम लोग बिहार और बंगाल में नार्वेस्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को नार्वेस्टर या काल बैसाखी कहते हैं, जो कि उत्तर या दक्षिण, उत्तर से जाएगा फिर उत्तर से दक्षिण की ओर लौटता है, ठीक है। तो ये नार्वेस्टर या काल बैसाखी इसको कहा जाता है। तो ये सब ग्रीष्म ऋतु में बिहार में चलता है। तो इसमें आपको लू कई बार पूछा है कि धूल भरी आंधियां चलती है बिहार में गर्मी के मौसम में, उसको क्या कहते हैं, तो उसको लू कहते हैं। ये सब लोग को जानकारी रहता ही लगभग, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्षा ऋतु, ठीक है। वर्षा ऋतु जो है आपका मध्य जून से अक्टूबर के महीने तक है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून हवाएं से यहाँ पे मेन रूप से वर्षा करवाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब है मानसून हवाओं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून हवाओं से मुख्यतः वर्षा होती है उत्तर पूर्व में जो स्थित है। अब बिहार है, जैसे ये बिहार हो गया, तो इसका उत्तर पूर्व ये हो गया। उत्तर पूर्व में क्या है, किशनगंज। तो यहाँ पे चूंकि हिमालय से सटा हुआ है, रेंज है, ठीक है, पहाड़ी एरिया,
तो यहाँ पे ऊंचाई वाला पार्ट है, तो जिस कारण से यहाँ पे किशनगंज में क्या होती है कि ज्यादा बारिश होती है। तो उत्तर पूर्व में जो स्थित है, और यहाँ से चूंकि बंगाल है इधर, तो बंगाल की खाड़ी से जो हवा आता है तो उससे यहाँ पे वर्षा होता है। किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर पूछेगा बिहार में सर्वाधिक वर्षा कब और कहाँ होती है, तो याद रखिएगा कि वर्षा ऋतु में तो होती ही है, मध्य जून से अक्टूबर के मध्य में, और किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है? गया में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो औरंगाबाद में। जो जो हम लोग इधर की ओर बढ़ेंगे दक्षिण पश्चिम की ओर, वर्षा घटते जाएगा। जो जो हम लोग उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेंगे वर्षा बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो है आपका चलिए शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से फरवरी तक रहता है, और औसत तापमान आपका 10 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। ठीक, अक्टूबर से फरवरी तक 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक जो वर्षा होती है, सॉरी ठंड का मौसम होता है, उसका टेम्परेचर रहता है। अब बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ, कृषि जलवायु क्षेत्र कितने प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो यहाँ पे 3 भागों में कृषि जलवायु क्षेत्र को बांटा गया है। जोन 1, जोन 2, ठीक है, जोन 3A, जोन 3A और जोन 3B। ठीक है, इसको आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे। इधर से आप स्टार्ट करेंगे उत्तर पश्चिम एरिया से, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 3A और 3B। तो यानी 3 जोन में। अगर पूछेगा बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को कितने जोन में बांटा गया है, तो 3 जोन। कहिएगा यहाँ 4 भाग बटे हुए, तो ये दोनों 3 का ही पार्ट है, 3A और 3B। ठीक है, अब है उत्तर पश्चिम का जो मैदानी एरिया है, इसमें टोटल कितने जिले हैं? तो 13 जिले हैं। मैप में अभी हम आपको बताएंगे कौन कौन सा जिला है, तो उतना जिला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैप देख लिए, 13 जिला याद रखिएगा। सर्वाधिक जो कृषि जलवायु वाला जो क्षेत्र है, जो सर्वाधिक जिला प्रभावित है, वो आपका जोन 1 में आता है, और वो आपका कहाँ पे है? तो याद रखिएगा वो आपका उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है बिहार का, उसमें 13 जिले आते हैं जोन 1 में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब है जोन 2, जिसमें कि 8 जिला आते हैं, जो कि उत्तर पूर्व का मैदान है गंगा का। उसके बाद जोन 3B में आपके 11 जिले आते हैं, और जोन 3A में आपके 6 जिले आते हैं, जो कि आपको हमने PDF भेज रखा है, दे रखा है, तो उसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए इसके बारे में चर्चा अच्छे से डिटेल्स में किया गया है। उत्तर पूर्व का मैदान जोन 1 में कौन कौन सा? तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी। आप मैप के सहारे भी देख सकते हैं कौन कौन सा जिला उस रेंज में आएगा। तो कई बार पूछ देगा कि किस जोन के अंतर्गत है, तो अगर आप मैप देखे रहिएगा तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 13 जिले याद रखिएगा, यानी आपका बेगूसराय तक, समस्तीपुर, बेगूसराय, गोपालगंज, दरभंगा, सीतामढ़ी, उधर पूरा उत्तर पूर्वी जो सॉरी उत्तर पश्चिम वाला जो जिला है, वो सारे, और सबसे ज्यादा जो है आपके जोन 1 में ही आते हैं। उसके बाद जोन 2 जो उत्तर पूर्व का मैदान है, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, ये सब जो एरिया है, इसमें टोटल जिलों की संख्या हमने बताया था टोटल 8। ठीक है, उसके बाद है आपका दक्षिण पश्चिम का मैदान जोन 3, इसमें आपके बादबाकी है 3A और 3B में उसको बांटा गया है, तो जो कि आपने देख ही लिया था कि किस प्रकार से हमने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, 13 जिला, 8 जिला जोन 2 में है। उसके बाद जोन 3B में 11 जिला, और 6 जिला 3A में है। तो सबसे कम 3A वाला जो जोन है, 3 में जो आपका कौन सा एरिया हो गया आपका? तो दक्षिण पूर्व एरिया सबसे कम, 3A वाला में सबसे कम जिला है, 6 जिला है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर जोन से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो निश्चित रूप से आप लोग बना लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि ये आप मैप देख पा रहे होंगे। ठीक है, मैं इसको बड़ा करने का प्रयास कर रहा हूं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैंने हैंड रिटन से ही अभी लिखा है। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा देखिएगा। ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ये आपका जो हिमालय का पार्ट है, शिवालिक श्रेणी जो है, सोमेश्वर पहाड़ी की जो श्रेणी है, वो सब जो एरिया है, वहां पे जो मिट्टी है वो आपका उप हिमालयन पर्वत पादीय मृदा यहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद ये
पतला सा एक पट्टी है लगभग 8-9 किलोमीटर का, वो तराई वाला एरिया है जो कि हिमालय के तराई वाले एरिया में पड़ता है। दलदली मिट्टी यहाँ पे रहती है, तो तराई वाला एरिया है। उसके बाद आप जब उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की ओर बढ़िएगा बिहार में, तो आपको पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। उसके बाद गंगा के मैदानी का जो एरिया है, जो गंगा के नज़दीक है, उसमें नवीन जलोढ़ मिट्टी मिलेगा। दक्षिण बिहार में गंगा के नज़दीक अगर जाइएगा, ताल क्षेत्र जिसको कि हम लोग टाल बोलते हैं, जैसे मोकामा टाल वगैरह है, ताल क्षेत्र होता है, थोड़ा सा नीचे होता है, जिस कारण से आपके बरसात में वहाँ पे पानी जम जाता है, या जब गंगा नदी में पानी बढ़ता है तो उस क्षेत्र में फैल जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी रहती है। उसके अगर आप ऊपर जाते हैं तो करल केवाल मिट्टी पाई जाती है, खास करके आपका रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद ये सब एरिया में, ठीक है। और कॉर्नर पे जो आपका कैमूर का पार्ट है, रोहतास का पार्ट है, वहाँ पे लाल बलुई मिट्टी है थोड़ा सा। उसके बाद इधर का जो एरिया है, खास करके मुंगेर, गया, भागलपुर, इधर आपको जो है बलथर मिट्टी है। उसके बाद अबरक जो आपको है, कोडरमा वाला जो क्षेत्र है, उधर अबरक पाई जाती है। फिर आपका थोड़ा सा जो भागलपुर साइड से जो जो आपका राजमहल की पहाड़ी है, उस साइड में आपको लाल मिट्टी देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिट्टी से जो क्वेश्चन है, अब देखिए बिहार राज्य का जो है वो 90% क्षेत्रफल में क्या है, जलोढ़ मिट्टी है, जो कि जो नदियां हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी है। जो जितने भी नदियां हैं, जैसे गंडक नदी है, ठीक है, इधर आपका बूढ़ी गंडक भी है, इधर आपका बागमती भी है, इधर आपका सोन नदी इधर से आती है, इधर आपका जो है घाघरा नदी भी थी, करमनासा नदी इधर से आती है, ठीक है। और उसके बाद इधर आपका कोसी नदी है, महानंदा है। तो ये सब जो नदियां हैं, ये अपने साथ जो है अपरदित मिट्टी का कण भी लाती है, जो कि नवीन जलोढ़ का निर्माण करती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो बिहार का जो अधिकतम जो क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी से ही बना हुआ है। और इसको हम लोग दो भाग में मेन रूप से यहाँ पे जो मैदानी भाग को बांटे हैं, नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़, ठीक है। तो बिहार की मृदा, उत्तर बिहार का मैदान के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग दक्षिण बिहार की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग जो है दक्षिण का जो संकीर्ण पठारी एरिया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ऊपर वाला जो एरिया है, पश्चिम चंपारण वाला एरिया, उप हिमालय पर्वत पादिया मृदा है वहां पर। उसके बाद दलदली तराई क्षेत्र आपको वहां किशनगंज तक, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर होते हुए सब उधर जो एरिया होगा, एकदम जो बॉर्डर एरिया है नेपाल का जो जिला है, उसमें आपको कैसा मिट्टी होगा, तो दलदली। उसके बाद आपका नेक्स्ट है पुरानी जलोढ़। उसके नीचे जब हम बढ़ेंगे, खास करके सहरसा के तरफ, मधुबनी के तरफ, ठीक है, मधेपुरा के तरफ, सॉरी, तो वहां पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे अगर आप बढ़िएगा, जैसे बेगूसराय हो गया, समस्तीपुर हो गया, तो ये सब में आपको नवीन जलोढ़ मिट्टी, जो कि खादर है, जो कि गंगा के किनारे बसा हुआ है, खगड़िया, बेगूसराय, ये सब जो है आपको नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर आपको दिखाई देगा। तो अगर आप मैप देखे हुए हैं अच्छे से, तो आप निश्चित रूप से आप पकड़ लेंगे कि कौन सा जिला में किस प्रकार की मिट्टी है, ठीक है। कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करना है और मैप के सहारे आप देखेंगे कि किस एरिया में कौन सा। दक्षिण बिहार का कगारी मिट्टी है, ठीक है। टाल का जो एरिया है आपको हमने बताया है, जहां पे जो है बाढ़ आता है हर एक साल, टाल वाला एरिया, मोकामा टाल, जिसमें खास करके दाल की खेती होती है, चना का। उसके बाद पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी आपको, करेल केवाल भी उसको कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खास करके दक्षिण बिहार में आपको मिलेगा। बलथर जो कि चट्टानी पार्ट है, जो छोटा नागपुर का पठारी एरिया है, वो सब में आपको बलथर, उसमें बालू के साथ साथ पत्थर के छोटे छोटे कण होते हैं, तो बलथर मिट्टी उसको कहते हैं। तो दक्षिण बिहार में इस तरह की मिट्टी आपको देखने को मिलती है। दक्षिण संकीर्ण पठारी एरिया में लाल बलुई मिट्टी मिलेगा, लाल एवं पीली मृदा। वही लाल मिट्टी ही वर्षा में क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, ठीक है। और ये फेरस ऑक्साइड के कारण लाल होता है। चलिए, अब एक आता है कि अपोढ़ मृदा या प्रवाही मृदा। ये भी मृदा का एक बांटा गया स्थान के आधार पर। देखिए, जो मृदा अपनी मूल स्थान से, यानी मूल चट्टान से अलग होकर के नदियों द्वारा या वायु द्वारा प्रवाहित होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैल जाती है, तो उसको हम लोग अपोढ़ या हम लोग प्रवाही मृदा कहते हैं। लेकिन जो अपने मूल स्थान पे ही रहता है, जहां पे वो टूटा क्षरण हुआ वहीं पे स्थिर रहता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग अवशिष्ट मृदा कहते हैं, ठीक है। तो
वह मृदा जिसका निर्माण अपनी मूल चट्टानों से हुआ है, पेरेंट रॉक से हुआ है, और वो उसी जगह पे है जहां पे उसका निर्माण हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट मृदा। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कि जिला वाइज हम लोग देखेंगे कि कौन सा जिला में किस प्रकार की मिट्टी है और वहां पे किस प्रकार के फसल उपजाए जाते हैं। तो खास करके अगर आप देखिए, आपका सबसे पहले हम लोग बिहार का जो ऊपर वाला पार्ट है, जो उत्तर पश्चिम का जो पश्चिम चंपारण है, उस जिला के मिट्टी के बारे में देखेंगे। तो वहां पे उप हिमालय पर्वत पादीय मिट्टी है, और उसमें खास करके चूंकि दलदल वाला एरिया होगा, वर्षा ज्यादा होगा, पहाड़ी एरिया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि धान की खेती वहां पे ज्यादा होगी। मक्का, जौ, ये तीनों फसल वहां पे मेन रूप से उपजाया जाता है, और गहरा भूरा रंग का होता है, या आपको पीला रंग की यहाँ की मिट्टी का कलर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दलदली या तराई, जो अभी हमने बताया कि आपको पश्चिम चंपारण से लेकर के किशनगंज का एरिया, जो नेपाल का तराई वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पश्चिम चंपारण से लेकर के यहाँ पे किशनगंज तक, किशनगंज छूट गया है, किशनगंज तक जो मिट्टी है वो दलदली तराई क्षेत्र की मिट्टी है। खास करके चूंकि दलदल है, पानी का जमाव होगा, तो धान, पटसन, गेहूं, जौ, सरसों ये सब उपजाया जाएगा। और इसका भी रंग क्या होगा, भूरा होगा, थोड़ा हल्का पीला रंग का होगा, और अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है, क्योंकि वर्षा ज्यादा होगी इस एरिया में, तो यहाँ पे जो है प्रकृति जो है मिट्टी का क्या हो जाएगा, दलदली जो एरिया है तो अम्लीय टाइप की मिट्टी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं पुरानी जलोढ़, बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी क्या है कि जो कभी नदियां बहती होगी वहां से और रास्ता परिवर्तित हुई, ठीक है, तो वो अभी वहां पे नवीन मिट्टी नहीं आती है, बाढ़ नहीं आता है, तो उन सब एरिया में क्या होता है कि मिट्टी पुरानी हो गई, कभी जलोढ़ ही थी, अब पुराना जलोढ़ हो गया, तो उसी को हम लोग बांगर बोलते हैं। तो खास करके याद रखिएगा, सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के जो एरिया है वहां पे आपको पुरानी जलोढ़ मिट्टी दिखाई देगी, जिसको कि हम लोग बांगर कहते हैं। और ये मिट्टी उपजाऊ होती है, खास करके गन्ना, मक्का, धान, जूट, गेहूं और गाढ़ा भूरा, और ये दोनों प्रकार के यहाँ पे जो है प्रकृति होता है मिट्टी का, अम्लीय और क्षारीय। अगर जो मिट्टी अम्लीय ज्यादा है तो उसको क्षारीय बनाने के लिए उसमें चूना का प्रयोग किया जाता है। अब है बाल सुंदरी मिट्टी, एक प्रकार का ये भी पुरानी जलोढ़ मिट्टी ही है, बांगर मिट्टी ही है, और खास करके इसका जो एरिया है वो आपको सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर का एरिया है। जो एरिया आपका पुरानी जलोढ़ का वही आपका बालसुंदरी मिट्टी भी है, जो कि बांगर ही है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी ही है। मक्का, गन्ना, धान, गेहूं गहरा भूरा और सफेद रंग का क्षारीय होता है। ये याद रखिएगा, सफेद रंग की कौन मिट्टी होती है या सफेद रंग की क्षारीय प्रकृति की कौन मिट्टी होती है, तो बाल सुंदरी मिट्टी होती है, जो कि क्षारीय प्रकृति की होती है। और पुरानी जलोढ़ आपका दोनों है, अम्लीय और क्षारीय, लेकिन केवल क्षारीय है बाल सुंदरी। ठीक है, इसमें अम्लीय प्रकृति नहीं और सफेद रंग का दिखता है, तो उसको बाल सुंदरी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, बाल सुंदरी। उसके बाद है नवीन जलोढ़ या खादर, गंगा, गंडक, महानंदा नदियों का जो निचली घाटी है, जो हर एक साल जहां बाढ़ आती है, खास करके वहां पे अगर आप खेती की बात करें तो धान और जूट की खेती ज्यादा होती है। गहरा भूरा और काला क्षारीय पदार्थों की कमी होती है इस क्षेत्र में, क्योंकि हर एक वर्ष जो है यहाँ पे बाढ़ आता है, तो क्षारीय मिट्टी नहीं पाई जाती है, पदार्थ की कमी होती है, तो नवीन जलोढ़ या उसी को हम लोग खादर बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, कगारी मिट्टी, खास करके कगारी मिट्टी जो है एकदम गंगा नदी के जो दक्षिणी जो तट है, उत्तरी वाला नहीं, दक्षिण वाला, जो सोन नदी और गंगा नदी के बीच का जो मैदानी एरिया है, या फल्गु नदी या उसके सहायक नदी, क्योंकि वो सब चट्टानों के कटने छटने और कह सकते हैं जो पठारी एरिया उसको सोन नदी काट के आ रही है, तो वहां पे जो थोड़ा सा मोटा कण मिट्टी का रहता है, तो उस कगारी मिट्टी है, जो कि दक्षिण गंगा की कह सकते हैं कि दक्षिणतम तट जो गंगा का है वो कगारी मिट्टी का है। उसमें खास करके आपको जौ होगा, सरसों होगा, मिर्च होगा, और ये क्षारीय प्रकृति की। ठीक है, तो अब कहिएगा प्रकृति में कौन क्वेश्चन पूछे, बस एक ही बलसुंदरी वाला पूछ सकता है और कुछ नहीं पूछे। ठीक है, या हो सकता है कि पूछ दे आपको नवीन जलोढ़ मिट्टी की जो किस प्रकार का है, क्षारीय होता है, या पुरानी में तो आपका दोनों है, अम्लीय और क्षारीय, तो हो सकता है यहां से क्वेश्चन बना दे, लेकिन जनरली आपको जिला पूछता है, और ज्यादातर आंसर में आपका एक से अधिक वाला संभावना रहता है। ठीक है, एक से अधिक वाला सही होने का संभावना ज्यादा रहता है। कुछ जैसे उप हिमालय पर्वत पादीय है, तो ये तो केवल पश्चिम और थोड़ा बहुत पूर्वी चंपारण वाला एरिया में होगा। तराई तो पूरा ले लीजिए, यहाँ सीतामढ़ी से लेकर किशनगंज, मुजफ्फरपुर का जो
उधर नेपाल का जो एरिया होगा साइड में, ठीक है। तो इसीलिए एक से अधिक हो जाता है, क्योंकि जिला कोई सीमित नहीं होता है, बहुत सारे जिला आ जाते हैं मिट्टी में, क्योंकि हमने जो बांटा है जिला वो तो अपने भौगोलिक सुख सुविधा के आधार पर बांटा है, लेकिन मिट्टी इतना जल्दी परिवर्तित नहीं होती। तो इस केस में आप देखिएगा कि आपका जनरली आंसर एक से अधिक हो जाता है। तो थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे तो एक से अधिक पे भी आप मंथन कीजिएगा, ज्यादा संभावना उसी का रहता है, ठीक है। वही चीज हम लोग यहाँ पे टाल बक्सर से लेके भागलपुर वही चीज है। यहाँ पे बारीक मोटे और धूसर रंग की भारी मृदा होती है। करेल केवाल है टाल मृदा के दक्षिण में बक्सर से लेकर के भागलपुर तक का जो एरिया है, उसी चीज को फिर से यहाँ पे करेल केवाल के बारे में बताया गया है। बलथर जो कि गंगा का मैदान है, उसका दक्षिण सीमा है। छोटा नागपुर का जो एरिया था, जो हमने बताया था आपको, खास करके जहाँ आलू अरहर ज्वार और बाजरा होता है, ठीक है। बलथर, लाल बलुई मिट्टी, रोहतास और कैमूर वाला जो एरिया था, पठारी एरिया जो था, वहाँ आपको लाल बलुई मिट्टी आपको देखने को मिला था। लाल और पीली मिट्टी बांका, जमुई, मुंगेर, नवादा, चूंकि पहाड़ी एरिया है तो यहाँ पे लाल पीली मिट्टी, खास करके पहाड़ी एरिया में ही लाल पीली मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। और लाल होता है फेरस ऑक्साइड, कारण पीला हो जाता है, पानी जब पड़ती है ना तो पीला कलर का हो जाता है, ठीक है। मोटे अनाज खास करके इस तरह के मिट्टी में आपको होगा। लाल और पीली मिट्टी में खास करके मोटे अनाज, जौ, बाजरा, ये सब आपको देखने को मिलेगा। दलहन दाल हो गया, अरहर हो गया, अनाज मोटे अनाज। ये बस वही चीज है, उसी चीज को हमने अच्छे से दिखा दिया, बस आपका ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके बाद ऑब्जेक्टिव सेशन करेंगे और आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। जो लोग अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं। कंपटीशन हब ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। कंपटीशन हब प्ले स्टोर में लिखेंगे, नहीं होता है तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे अभी फिलहाल आपको संपर्क नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने खुद ही इसको ब्लॉक अभी कर रखा है। क्योंकि ये जब लाइव सेशन होगा तो आपका स्टार्ट हो जाता है। अभी लाइव सेशन बहुत कम मैं ले रहा हूँ। बाकी जो है, अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। कंपटीशन हब ऐप है और उसमें स्टोर में आपका कोर्स दिखेगा। मात्र 599 में आपको पूरा कोर्स, मैथ से लेकर के बिहार स्पेशल, जीके, जीएस, आपने देखा होगा यूट्यूब पे मैंने सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया है और सारा कंप्लीट अच्छे से, क्योंकि हमने भी कई बार बीपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू दिया है, कमीशन की जो है एग्जाम दी है, तो मुझे अनुभव है कि किस प्रकार के क्वेश्चन बीपीएससी में आता है। वही अनुभव मेरा आधार होता है कि मैं आपको जो जो टॉपिक पढ़ाता हूँ उसकी अनुभव के आधार पे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसी के जो ऑब्जेक्टिव सेशन है उसको हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव के तौर पे हम लोग यहाँ से अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाई देंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होगा बिहार की जलवायु जो है वो आपका, अब देखिए यहाँ पे उपोष्ण जलवायु भी दे दिया है और मानसूनी जलवायु भी दे दिया ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप किस जलवायु को नहीं जाना जाता है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देखिए इस तरह भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन फंसाता है, ठीक है। तो ये एकदम ध्यान रखें, जो कि नहीं देखिएगा एग्जाम में जब आप बैठिएगा, कमीशन में हो चाहे आप बीपीएससी के टीआरई के एग्जाम में, जो कि नहीं आए तो उसको कलम से घेर दीजिएगा तुरंत, नहीं तो ये आपको रंगते रंगते आपको मिस्टेक करवा देगा, ठीक है। तो एकदम नहीं जाना जाता। तो भूमध्य रेखीय जलवायु तो बिल्कुल नहीं है, उपोष्ण भी है, मानसूनी भी है और उष्ण आर्द्र तो है ही, क्योंकि उष्ण पश्चिम साइड वाला है, शुष्क उष्ण तो है ही, और आर्द्र आपका जो पूर्वी बिहार का पार्ट है उसमें आर्द्र जलवायु भी है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये तीनों सही है, जबकि ये आपका क्या गलत है, भूमध्य रेखीय जलवायु बिहार में नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है संशोधित महाद्वीपीय जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु, सवाना जलवायु। देखिए कई बार क्या होता है कि आपको आंसर नहीं भी पता होता, कंफ्यूजन हो रहा है, तो सबसे पहले काटना शुरू कीजिए। क्या भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं है, सवाना है नहीं है,
सिंपल सी बात है। तो हम लोग संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं, क्योंकि यह जो पार्ट है महाद्वीपीय पार्ट जो भारत का है, भारतीय द्वीप का जो पार्ट है, तो उसी में आपका क्या है, ये संशोधित जलवायु पार्ट, मॉडिफाइड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, संशोधित महाद्वीपीय जलवायु भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ऋतु का क्या अर्थ होता है? तो ऋतु का अर्थ मौसम के विभाग, मौसम के उपविभाग, मौसम में परिवर्तन। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, मौसम को बांटा गया है, मौसम का विभाग है ये। ठीक है, मौसम में परिवर्तन, वो तो मौसम ही हो गया। तो ऋतु कहते हैं कि मौसम के विभाग। तो 3 प्रकार की ऋतुएं हमने बताया, जैसे आपको ग्रीष्म ऋतु हो गया, वर्षा ऋतु हो गया, शीत ऋतु हो गया। ठीक है, कई जगह 4 भी ऋतु की चर्चा रहती है, उसको हम लोग शरद ऋतु बोल देते हैं। ठीक है, मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से लिया गया? तो हमने बताया था मौसम शब्द से लिया गया, और जो लोग जलवायु पढ़े होंगे ज्योग्राफी में उनको भी पता होगा, अरबी शब्द मौसम से लिया गया है। किससे लिया गया है? अरबी शब्द मौसम से आपको मानसून शब्द लिया गया है। ठीक है, मौसम जिसका अर्थ होता है। ठीक है, मौसम पवने कहलाती, वह पवने जो मौसम परिवर्तन के साथ दिशा पूर्णतः बदल लेती, वह पवने जो मौसम परिवर्तन के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती, वह पवने जो मौसम परिवर्तन के साथ स्थिर रहती है। चलिए आप लोग आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वह पवने जो मौसम परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मौसमी पवने। जैसे गर्मी के मौसम में लू चलेगी, ठंड में लू चलेगा? नहीं चलेगा, तो वो क्या हो गया आपका मौसमी। और स्थानीय पवने भी उसको कहते हैं, किसी विशेष स्थान में चलती है। मौसम को प्रभावित क्या क्या करती है? तो स्वाभाविक सी बात है, आप जानते होंगे कि वायुदाब, निम्न दाब आपने पढ़ा। अभी जब गर्मी होगा तो जो गर्म हवा है वो हल्का होके ऊपर उठेगा, तो समुद्र वाला जो ठंडी हवा है जो कि उच्च वायुदाब वाला है वो निम्न वायुदाब की ओर आएगा, तो उससे मौसम स्वाभाविक है कि न्यूट्रल हो जाएगा, ये भी प्रभावित करेगा। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि गर्मी आएगी, गर्मी से धरातल गर्म होगा तो वर्षा ऋतु आ जाएगी, तो मौसम को तो प्रभावित करेगा ही। फिर आर्द्रता, वर्षा होगी तो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जो है वो भी प्रभावित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। मौसम को कौन प्रभावित करे? मौसम को सभी प्रभावित करते हैं, वायुदाब, तापमान, आर्द्रता, उपरोक्त सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं? अभी हमने बताया बिहार की जलवायु जो है वो क्या है, तो मेन रूप से मानसूनी जलवायु है। तो बिहार की जलवायु यहाँ पे बोल रहा है कि वो किस नाम से पुकारते हैं, तो हम लोग मानसूनी जलवायु ही बोलते हैं। ठीक है, मानसूनी जलवायु के नाम से ही हम लोग जनरली उसको पुकारते हैं। बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? ठीक है, तो बिहार की जलवायु में आपको पता है 3 प्रकार के मौसम हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? तो मेन रूप से 3 ही है, ग्रीष्म, शीत और वर्षा। ठीक है, बिहार की जलवायु है विषुवत रेखीय? बिल्कुल नहीं। देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, शीत मरुस्थलीय? बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा? मानसूनी जलवायु। ठीक है, बिहार भारत के किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? उत्तर मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु क्षेत्र, मध्य मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु क्षेत्र, पश्चिम मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु क्षेत्र, पूर्वी मैदान के उष्ण जलवायु क्षेत्र। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो बिहार है वो उत्तर में है, और मानसूनी जलवायु जो है चूंकि कर्क रेखा के नजदीक है, झारखंड बगल से है, कर्क रेखा है ना, तो 23.5 डिग्री गुजरती है, उसके बगल में है और उत्तर वाला पार्ट में है, तो उत्तर मैदान का उष्ण जलवायु क्षेत्र ही हम लोग बोलेंगे। मध्य मैदान में क्या बोलेंगे? उत्तर मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु क्षेत्र में बिहार स्थित है भारत के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की जलवायु में किसके लक्षण मिलते हैं? ठीक है, थार रेगिस्तान का मिलेगा? बिल्कुल नहीं। समुद्र का लक्षण मिलेगा? नहीं। महाद्वीपीयता के लक्षण मिलते हैं, क्योंकि महाद्वीप आपको कॉन्टिनेंटल जो आपका है, जैसे अभी हमने आपको बताया था, जैसे ये भारत अगर हम बना लें, ठीक है, तो यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो महाद्वीपीय लक्षण इसलिए है क्योंकि ये बहुत महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में, तो स्वाभाविक सी बात है ये अरब सागर, हिंद महासागर से जो उठने वाली पवने हैं
ये सब जो है हिमालय से टकरा के फिर यहाँ आती है। तो ये जो लक्षण है, चूंकि ये साइबेरिया वाला हवा इधर नहीं आ पाता है, तो ये जो लक्षण है वो महाद्वीपीयता के कारण, इसकी अवस्थिति के कारण, तो महाद्वीपीयता की लक्षण यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो जो काट लिए जो सही है वो भी आपका आंसर हो सकता है। बिहार को का मानसून अधिक प्रभावित होता है दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा से। अभी हमने बताया था बंगाल की मानसूनी शाखा से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। चूंकि बंगाल के नजदीक है तो बंगाल की जो मानसून है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है बिहार को, चूंकि नजदीक है। बिहार के पूर्वी भाग में, अब देखिए अभी अभी हमने बताया था एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग, ठीक है। तो पूर्वी भाग में आपको हमने बताया था आर्द्र है, आर्द्र जलवायु, चूंकि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो जलवाष्प है वो यहाँ पे आता है, तो आर्द्र टाइप का है। देखिए आर्द्र में क्या होगा, पानी की मात्रा ज्यादा होगी, शुष्क में पानी की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो आर्द्र जलवायु है, किस प्रकार की जलवायु है पूर्वी भाग में, तो यहाँ पे आर्द्र जलवायु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार के पश्चिम भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो अभी तुरंत हमने बताया था कि पश्चिम वाला जो एरिया है, जब थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे, पश्चिम वाला जो एरिया है उसमें अर्ध शुष्क जलवायु, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, बिहार में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्यों चला जाता है, ठीक है। तो विशेष क्षेत्र में जो है बिहार का जो है 45 डिग्री चला जाता है। इसके पीछे क्या है कि आपका उस समय गर्मी के मौसम में क्योंकि सूर्य की स्थिति क्या हो जाती है, उत्तरायण हो जाती है, ठीक है। तो ये तो है ही कारण, ये भी है क्योंकि बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय, ये भी हो, बिहार की जलवायु भी क्या है, उष्णकटिबंधीय, क्योंकि बिहार आपके कर्क रेखा के नजदीक है, क्योंकि बिहार का अधिकांश भाग कर्क रेखा 23 डिग्री के ऊपर पड़ता है, ठीक है। कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है निश्चित रूप से, क्योंकि बिहार के बगल में झारखंड है, वो कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो ये भी रीजन है, ठीक है। क्योंकि बिहार अधिकतम भाग कर्क रेखा 23 डिग्री के ऊपर है, क्योंकि बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, क्योंकि सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है, ठीक है। गर्मी के महीना में बिहार में उत्तरायण होता है, कर्क रेखा उत्तरायण होता है, तभी तो आपका जो है गर्मी ज्यादा पड़ती है, स्वाभाविक सी बात है। और मकर संक्रांति के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, ठीक है। अभी जो आपका जनवरी में होता है, जनवरी के बाद आपका फरवरी उत्तरायण होते होते फिर कर्क रेखा पे आती है सूर्य जून के महीने में, तो सबसे ज्यादा गर्मी होता है। तो स्वाभाविक है, बगल का राज्य झारखंड गुजर रहा है, कर्क रेखा गुजर रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि बिहार का भी अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर है, इस कारण से उष्णकटिबंधीय जलवायु यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। अगर नीचे रहता तो आपका बीच में जो है आपका सबसे ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, शीत कटिबंधीय हो जाएगा, शीतोष्ण उसके ऊपर हो जाएगा और उसके ऊपर शीत हो जाता है। तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा, जो लोग कोर्स से जुड़े हुए हैं, आंसर की भी आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार की अधिकांश भाग किस प्रकार की है। तो CWG टाइप का तो होगा नहीं, तो हमने बताया था कि जो कोपेन के अनुसार जो है उसने क्या बोला था, AW टाइप का, क्या बोला था उसने कि AW टाइप की जलवायु है, ठीक है। AW तो सब ने बोला था, ठीक है, सबका जो दक्षिण वाला पार्ट था वो AW ही, लेकिन सी इसमें वो जो थानथेर था उसने CAW बोला था, इसने जो है कोपेन ने AW बोला था, तो वो एक दो बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए यही सब है, आप लोग क्वेश्चन बस बना लीजिएगा और यही सब है, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाकी आप लोग कीजिएगा। लगभग इसमें 40 क्वेश्चन हैं, ठीक है, ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन टोटल हैं इसमें, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर आप अच्छे से, नार्वेस्टर बिहार बंगाल में गर्मी के मौसम में चलता है, वही क्वेश्चन था, ठीक है। सब क्वेश्चन आप लोग को पता ही आंसर, जो कि थ्योरी सेक्शन में आपको हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। और जो लोग कोर्स से जुड़ना चाहते हैं निश्चित रूप से जुड़िए। अभी मैं लाइव सेशन आपको लूँगा मिड दिसंबर से लेना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि अभी आपका फॉर्म आने वाला ही है TRE 4.0 का। और जो लोग कोर्स से जुड़ना चाहेंगे तो अभी से ऐप आप लोग जरूर रखें और ऐप डाउनलोड कर लें, और ऐप से अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो अभी बहुत ही कम कीमत में कह सकते हैं कि अभी आपको कोर्स मिल जाएगा मात्र 599 में। निश्चित रूप से जुड़िए, ठीक है। और आपके एग्जाम के लिए ये सब सारा टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, इतना समझिए, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप वीडियो देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। यही शेयर ही हमारा जो है कह सकते हैं कि
कि आप लोग जब शेयर करते हैं तो हमारे लिए दक्षिणा के स्वरूप में आप बस यही दीजिए, ठीक है। आप शेयर कीजिए हमारे वीडियो लिंक को, वीडियो लेक्चर को, जो कि अन्य जो जरूरतमंद लोग हैं उनको भी ये टॉपिक फायदा करे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।